ये कहानी है शालिनी, जो दिखने में बहुत कठोर और खड़ूस होती है, लेकिन स्वभाव की बहुत नरम और दिल की बहुत साफ भी होती है। अगर उसे कोई अपनी परेशानी बताता है तो उसके लिए वो अपनी जान देने को भी तैयार होती है। उसकी इस आदत से उसका पूरा परिवार वाकिफ था। ऐसे ही एक दिन शालिनी अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है, जो दिखने में तो ठीक ठाक थी, लेकिन फिर भी वह उससे भीख मांगती है। बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। हो सके तो मुझे कुछ खाने को दे दे। लेकिन अम्मा, आप 2 दिनों से भूखी क्यों हो? आपके बेटे बहू कहाँ गए हैं? उन्होंने आपको खाना नहीं दिया क्या? अब तुझे क्या बताऊं बेटा, मेरे बेटे बहू होने के बावजूद भी मैं एक बेऔलाद की तरह जी रही हूँ। अरे मेरे बहू बेटे ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया है, ये कहकर कि घर में मेरा कोई काम नहीं है और ना मैं कोई काम करती हूँ, और जब तक मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी वो मुझे मुफ्त की रोटियां नहीं देंगे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर कहीं ना कहीं शालिनी को बुरा महसूस होता है। अम्मा, आपकी बहू बेटे ने आपको घर से निकाल दिया है। मैं आपकी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपकी इतनी मदद जरूर कर सकती हूँ कि आपको एक आश्रम भिजवा सकती हूँ। आप घर के अंदर चलिए। जब शाम को राम आएंगे ना, तो मैं उन्हें कह दूंगी आपके लिए कोई आश्रम सर्च कर ले, जिसके बाद आप वहाँ आराम से रह सकती हो। शालिनी की बात सुनकर बूढ़ी औरत जैसे ही उसके घर में जाने लगती है, तभी उसकी सास सुमित्रा आकर उसे रोकती है। ओ अम्मा जी, अरे कहाँ घुसती आ रहे हो घर में? अरे शालिनी बहू, तू क्या यहीं खड़े खड़े होके झाड़ू लगा रही है? अरे थोड़ा देख भी तो ले, घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। आंखों पे पट्टी बन गई क्या तेरे? माँ जी, अम्मा को घर के अंदर जाने के लिए मैंने ही कहा है। लेकिन क्यों? तू इस तरह के किसी को भी अपने घर में घुसा लेगी? अरे तू जानती भी है कि कौन है कौन नहीं। बिना जान पहचान के बस घर में जाने दो इनको। वो क्या है ना माँ जी, वैसे तो मैं इन्हें नहीं जानती, लेकिन जब इन्होंने मुझे अपनी तकलीफ बताई ना, तो मुझे इन पर तरस आ गया। इन्होंने पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खाया। अब आप ही बताइए, अगर हम एक भूखे को खाना नहीं खिला सकते तो हमारा भला कैसे होगा? सोचिए माँ जी, वैसे कितना आशीर्वाद देंगी ये हमें। किसी भूखे को खाना खिलाने से हमारा खाना कम थोड़ी ना हो जाएगा। बहू देख, मैं तेरी तरह इतनी दयालु तो नहीं हूँ, और ना ही मुझे तेरे जैसा बनना है। और हाँ, अभी ना मैं मरी नहीं हूँ, तो इस घर के सारे फैसले ना मैं ही लूंगी। तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे घर में। तू किसी भी अनजान को ऐसे ही घुसने देगी? अरे क्या समझती है तू? देख बहू, अगर इन्हें भूख लगी है तो तू खाना खिला, प्यास लगी है तो पानी पिला दे, और अगर कपड़ों की जरूरत है तो थोड़े बहुत कपड़े दे दे। लेकिन इस तरह घर में तो मत घुसा कम से कम। तुझे पता भी है बेटा, आजकल का जमाना कितना खराब चल रहा है। अगर कल को इन्होंने घर में आके कुछ कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बेटा? आजकल का जमाना कितना खराब हो रहा है, और मुझे फिर इसीलिए गुस्सा आएगा। देख बेटा, मैंने कह दिया तो कह दिया, ये घर में नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी। अगर तुझे मुंह फुला के बैठना है तो बैठ ही रह। लेकिन माँ जी, रहने दो बेटा, तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है। आजकल का जमाना किसी पे विश्वास करने लायक नहीं रहा है। तू मेरे बेटे के बारे में मत सोच। एक काम कर, तो मुझे 2 रोटी दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर शालिनी अपने घर में जाती है और बूढ़ी अम्मा को खाना लाकर देती है, जिसके बाद बूढ़ी अम्मा खाना खाकर उसका धन्यवाद करती है और वहाँ से चली जाती। ऐसे ही समय बीतता है और शालिनी हर किसी की मदद किया करती थी। एक दिन शालिनी बाजार से अपने घर की ओर आती है कि तभी उसकी नजर पड़ती है एक कुत्ते पर। हे भगवान, इस कुत्ते की पूंछ तो इस पत्थर के नीचे दबी हुई है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इस तरह शालिनी कुत्ते की मदद करके उसे आजाद कर देती है। तभी उसकी नजर एक बच्ची पर जाती है, जो रोड के किनारे बैठकर रोती है। ये बच्ची कौन है और इस तरह ये रोड के किनारे बैठकर रो क्यों रही है? शालिनी खुद से सवाल कर ही रही होती है कि तभी उसकी नंद काजल पीछे से आकर अपनी भाभी को टोकते हुए कहती है। भाभी, आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? कुछ नहीं काजल,
वो मैं सब्जी लेकर घर जा रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पर एक डॉगी फंसा हुआ दिखाई पड़ा। जब मैंने उस डॉग को आजाद करवाया तो मेरी नजर इस बच्ची पर पड़ी। देखो वो बच्ची कितनी बेबस होकर रो रही है। भाभी वो बच्ची अच्छे घर से लग रही है, इसलिए आप उस बच्ची पर ध्यान ना दो तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन काजल, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो बच्ची अपने पेरेंट्स से खो गई हो और वो अपने माता पिता को ढूंढ ना सकी हो। भाभी आप इतना क्यों सोचती हैं? देखो भाभी, लोगों के लिए दया भावना रखना अच्छी बात है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं। देखो काजल, मैं एक इंसान होने के नाते उस बच्ची की मदद जरूर करूंगी। क्या पता वो सच में खो गई हो, उसके माता पिता नहीं मिल रहे हो इसलिए वो रो रही हो। काजल अपनी भाभी को रोकती रह जाती है, लेकिन शालिनी उसकी बात नहीं मानती और उस बच्ची के पास चली जाती। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना बेटा? इससे पहले बच्ची कुछ बोलती, तभी शालिनी एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम अपने माता पिता से बिछड़ गई हो। अरे मैं तो कह रही हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जब तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते हुए मेरे घर आएगी, तुम अपनी माँ के साथ उनके घर चली जाना। लेकिन आंटी आप ये क्या कर रही है? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। मैं जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि एक अनजान के साथ तुम्हारा कहीं जाना आना सही नहीं है। देखो बेटा, जिस तरह तुम अकेले इस सड़क पर रो रही हो, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि तुम्हें किसी की जरूरत है। बेटा, आजकल का जमाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम मुझे अपनी माँ ही समझकर मेरे घर चल लो। शालिनी ये बात बोल ही रही थी कि तभी पीछे से एक लड़का चिल्लाते हुए शालिनी से कहता है, ओ मैडम, अरे क्या हो गया तन्ने? अरे है कौन तू? शूटिंग के बीच में तेरे को आने किसने दिया? उस लड़के की आवाज सुनकर शालिनी पीछे की तरफ देखती है, जहाँ बड़े बड़े कैमरा और डायरेक्टर सभी वहाँ मौजूद होते हैं। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाती। इतने सारे लोग, और ये लोग मुझ पर इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे मैंने तो इस बच्ची को अपने घर ले जाने की बात कही थी। बस मुझे इन लोगों से पूछ लेना चाहिए, कौन हो तुम लोग और इस तरह चिल्लाकर बच्ची को डरा क्यों रहे हो? ओ मैडम जरा थम जा, डायरेक्टर हूँ मैं, शूटिंग कर रहा था यहाँ पर, जो तूने बर्बाद कर दिया। क्या यहाँ शूटिंग चल रही थी? मुझे माफ करना, मैंने इस बच्ची को रोते देखा ना तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि ये बच्ची खो गई है, इसीलिए मैं इसके पास गई इसका हाल समाचार लेने। मुझे नहीं पता था कि यहाँ शूटिंग चल रही है, तो मुझे माफ कर देना। ओ मैडम देख, अब मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे दयालु बनने का शौक है ना, तो घर पे जाके दया दिखा। अरे कहीं भी दयालु बनने की जरूरत नहीं होती है, अब बनना भी है ना तो आसपास देख लिया कर, कहाँ क्या चल रहा है। हमारे पूरे काम का सत्यानाश मार दिया तूने, अब तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सब कुछ पैक करो, पैकअप। डायरेक्टर की बात सुनकर शालिनी चुप हो जाती है और अपनी नजरें झुकाकर वहाँ से साइड खड़ी हो जाती। तभी वह डायरेक्टर उसे रोकते हुए कहता है, ओ मैडम जरा मेरी बात सुनो। हाँ, पहली बात तो ये, भाई होने के नाते आपको राय दे रहा हूँ, माननी है तो मान लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए, आप जो लोगों पे दया करती है ना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा दया करती है ये सही नहीं होता है। इसीलिए किसी की मदद करने से पहले सोच समझ के ना आसपास देख लिया कीजिए, वरना कल को आपके साथ बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। एक भाई होने के नाते मैं आपको ये राय दे रहा हूँ, मानना हो तो मान लीजिएगा। चलो भाई चलते हैं। इस तरह वह डायरेक्टर और बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अब काजल अपनी भाभी का उतरा हुआ मुंह देखकर उसके पास आती है। देखिए भाभी, मैं आपको मना कर रही थी ना कि उस बच्ची को छोड़ दीजिए उसके हालात पर, लेकिन नहीं, आपने उसकी भलाई करने की सोची। बदले में आपको मिला क्या? सिर्फ बेइज्जती, बदनामी। भाभी, मैं भले ही आपकी बहन नहीं हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता है, मैं आपकी ननंद हूँ। आप मेरे घर की इज्जत हैं और भला मैं आपको किसी भी चीज के लिए क्यों रोकूंगी? मुझे तो अच्छा लगेगा कि आप किसी की भलाई करती हैं, लेकिन भलाई उतनी ही की जाती है जितना लोगों को बर्दाश्त हो सके। आप बहुत भोली हैं भाभी, और आजकल की दुनिया बहुत शातिर। काजल, तुम सही कह रही हो, गलती तो सारी मेरी ही है जो मैंने इस बच्ची की मदद की, बल्कि मेरा काम है लोगों की मदद करना, ये सोचकर कि लोग परेशानी में होंगे। लेकिन आजकल की दुनिया में भलाई कहीं भी नजर नहीं आ रही। खैर छोड़ो, अब हमें अपने घर चलना चाहिए, वैसे भी बहुत देर हो गई है। इस तरह काजल शालिनी के साथ अपने घर जाती है
जहाँ वे देखती है कि उसकी पड़ोसन उसके घर बैठी है और जोर जोर से हंस रही थी। लेकिन उसकी सास सुमित्रा गुस्से में होती है। अपनी सास का ऐसा फूला हुआ मुंह देखकर शालिनी अपनी सास से कहती, माँ जी क्या हुआ? आप इस तरह शांत क्यों बैठी हुई हो? शांत हूँ मैं, हाँ शांत हूँ मैं, और तेरी हरकतों की वजह से ही शांत हूँ। अरे भाई 10 तरह के लोग मुझे आके ना जाने क्या क्या बोल के चले जाते हैं। तूने तो मेरा मजाक बना के रख दिया और अभी भी तुझे जानना है कि शांत क्यों हूँ मैं? अरे तेरी वजह से ही शांत हूँ। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर भाभी ने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप भाभी से इस तरह की बातें कर रही हैं? अरे काजल, तुझे तेरी भाभी की करतूत पता चलेगी ना तो हंस हंस के पेट में दर्द हो जाएगा तेरा। या फिर ये भी हो सकता है कि गुस्सा आ जाए तुझे अपनी भाभी के ऊपर कि क्यों इतना दयालु बनती है, जब देखो मुंह उठाकर लोगों की मदद करने लग जाती है। अरे इसको समझाओ कि आजकल की दुनिया अच्छी नहीं है। अगर किसी की भलाई करोगे ना तो लोग बेवकूफ समझते हैं और पागल बना के जाएंगे। माफ करना आंटी जी, लेकिन मैं नहीं जानती कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। पर सच कहूँ तो जिस तरह आप भलाई का ज्ञान दे रही हो तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। अरे आपको क्या पता भलाई का मतलब क्या होता है? मेरी भाभी भले ही लोगों की भलाई करती है, दूसरे लोगों के बारे में सोचती है, लेकिन वो दिखावा नहीं करती। काजल ये क्या बदतमीजी है? अरे वो आंटी है तेरी, तुझे मैंने ऐसे संस्कार तो नहीं दिए कि आंटी से ऐसे बात करना चाहिए। माँ आपने मुझे संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन सच कहूँ तो हमें अपने संस्कारों से बढ़कर वहाँ अपना मुंह खोल लेना चाहिए जहाँ जरूरत हो सके। हर तरफ चुप्पी साधे रखना सही नहीं है। और रही बात भाभी की, तो भाभी के अंदर दया है और इस दया के चलते ही वो लोगों की भलाई करती है। पर क्या करें, लोगों को तो भलाई भी हजम नहीं होती और इसलिए लोग मेरी भाभी का मजाक बनाने के साथ साथ उनको उल्टा सीधा भी बोल जाते हैं। और आंटी जी, आप जिस तरह से मेरी भाभी का मजाक बना रही हैं, उससे तो साफ पता चलता है कि आप कभी भी भलाई करने के लायक ही नहीं हो। और हाँ, आगे से आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हुई ना तो मेरी भाभी आपकी ऐसी हरकत देखकर आपके बारे में कभी नहीं सोचेगी। हाय दैया, देखो तो अपनी भाभी के लिए कैसे जवान लड़ा रही है। अरे तुझे पता है क्या किया है इसने? एक डायरेक्टर का काम बिगाड़ दिया इसने। अरे एक्टिंग कर रही थी कोई बच्ची, ये उसको आकर खींच कर ले जाने लगी। तो क्या था, डायरेक्टर ने आकर इसको खूब सुनाया। ना जाने कौन सी हीरोइन बनती है, सोचा होगा एक्टिंग के बीच में घुस जाऊंगी तो हीरोइन बन जाऊंगी। अरे इस जैसे तो बहुत देखे हैं मैंने जो दयालु बनने का नाटक करती है। पड़ोसन की बात सुनकर काजल को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी पड़ोसन को बहुत सुनाती है। उसकी पड़ोसन वहाँ से मुंह लटकाए अपने घर चली जाती। वहीं अब काजल सारी बात अपनी माँ को बता देती है। वहीं सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद सुमित्रा अपनी बहू से माफी मांगती है और उसकी दयालुता पर उसे नाज होता है। अमित एक अमीर घर का लड़का था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी सिवाय प्यार और अपनेपन को छोड़कर। उसके माता पिता के पास उसके लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। वो अपने ही काम में बिजी रहते। वहीं दूसरी तरफ राम एक गरीब घर का लड़का था जो कि अपनी माँ ममता और बहन गीता के साथ रहता। एक दिन रात को अमित डाइनिंग टेबल पर बैठा अपनी माँ सविता के घर आने का इंतजार कर रहा था कि तभी सविता वहाँ आती है। माँ आप आ गई? अच्छा हुआ आप आ गई। मैं ना बहुत देर से ना आपका इंतजार कर रहा था। माँ आइए साथ बैठ के ना खाना खाते हैं। बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं पार्टी से आ रही हूँ, कोई वहाँ से मुझे बिना खाने आने देता क्या? माँ आज आपके साथ डिनर करने का बहुत मन कर रहा था, आइए मेरे साथ कुछ खा लीजिए। ये देखिए माँ, मैंने ना आज सब कुछ आपकी पसंद का बनवाया है। ये देखिए, ये शाही पनीर, ये आपको बहुत पसंद है ना, और ये दाल मखनी आप तो बहुत चाव से खाती हो, और ये नान फ्राइड राइस, और मीठे में बर्फी और काजू कतरी भी है माँ, और भी बहुत कुछ है माँ। आप मेरे साथ खाएंगी ना माँ? बेटा रिलैक्स, क्या हो गया है तुम्हें? बिना बात के इतना डिनर बनवाने की क्या जरूरत थी? इतना खाना वेस्ट कर दिया तुमने। अरे आपके पास अपने बेटे के लिए जरा सा भी टाइम नहीं है? अरे माँ इतना बिजी कैसे रह सकती हो आप? अरे माँ बोलो ना माँ। माँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं। मैं बहुत थक गई हूँ, जाने दो मुझे। सविता अपने बेटे अमित का हाथ झटक कर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अमित गुस्से में गाड़ी की चाबी उठाकर घर से बाहर चला जाता है और गाड़ी स्पीड में होने की वजह से अमित राम को अपनी गाड़ी से ठोक देता है और राम वहीं बेहोश हो जाता है।
तभी अमित गाड़ी से बाहर आता है और उसके सर से निकलते खून को देखकर वो घबरा जाता है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है। थोड़ी देर बाद में राम को होश आता है। तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया? मेरा नाम अमित है। अनजाने में ना मुझसे गलती हो गई थी। मेरी गाड़ी से ना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारे सर से ना बहुत ब्लड आ रहा था, तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राम है, लेकिन तुम मुझे इतने बड़े हॉस्पिटल में क्यों ले आए? मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं इसका बिल नहीं भर सकता। हटो, जाने दो मुझे। अरे अरे, तुम चिंता क्यों करते हो? मैंने इस हॉस्पिटल का बिल भर दिया है। तुम बताओ कहाँ है तुम्हारा घर? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं चला जाऊंगा। आपने मेरे लिए इतना ही कर दिया, वही बहुत है। नहीं नहीं, ये सब मेरे कारण हुआ है, तो इसकी भरपाई भी मैं ही करूँगा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा। अमित जबरदस्ती राम से उसका एड्रेस पूछकर उसे उसके साथ उसके घर लेकर जाता है, जहां उसकी माँ और बहन उसका रात के खाने पर इंतजार कर रहे थे। उसके घर पहुंचते ही उसके सर पर पट्टी देखकर उसकी माँ और बहन दोनों डर जाती हैं। ये क्या हो गया तुम्हारे सर पर? आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसी में मुझे चोट लग गई है। अब मैं ठीक हूँ। लेकिन तुझे ये चोट कैसे लगी? इसकी ये चोट ना मेरे कारण लगी आंटी जी। मेरी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हो गया था। इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अब रात बहुत हो गई है, मैं चलता हूँ। नहीं भाई, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुमने मेरी जान बचाई है, एक एहसान और कर दो मुझ पर। हाँ बोलो भाई, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? भाई, तुम अपने घर में तो रोज ही डिनर करते हो, क्या आज तुम गरीब लोगों के साथ डिनर करोगे? अगर तुम्हें ठीक लगे तो, वरना कोई बात नहीं। राम की रिक्वेस्ट को अमित मना नहीं कर पाता और गरीबों के साथ डिनर करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद राम और अमित के लिए 2 थालियों में खाना लगकर आता है, जिसमें सूखी रोटी, दाल और प्याज था, जिसे देखकर अमित और राम अपने अपने मन में सोचते हैं, हम अमीरों के और इन गरीबों के डिनर में कितना फर्क होता है। ये लोग सूखी दाल रोटी लेके इतनी इज्जत के साथ खाने के लिए दिया इन्होंने मुझे, और एक हम अमीर लोग हैं जो 36 पकवान मिलने के बाद भी मुंह बनाते हैं। इसे ही कहते हैं लोग, जिसे मिलता है उसे कदर नहीं होती, जिसे नहीं मिलता वो तरसता रह जाता है। अमित तो बहुत अमीर है, पता नहीं उसे मुझ गरीब का डिनर पसंद आएगा भी या नहीं। इससे तो अच्छे अच्छे पकवान खाने की आदत है, पता नहीं ये मेरे घर की सूखी दाल रोटी खाएगा भी या नहीं। राम और अमित दोनों ही खाने की थाली को देखकर एक दूसरे के डिनर के बारे में सोच रहे थे कि तभी ममता उन दोनों से कहती है, अब तुम दोनों खाने को देखते ही रहोगे या खाओगे भी कुछ? भाई, मुझ गरीब के डिनर में यही था, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ करना। नहीं भाई, खाना अमीर का हो चाहे गरीब का हो, इसमें कोई फर्क नहीं होता। तुम भी भूख मिटाने के लिए खाते हो, हम भी भूख मिटाने के लिए खाते हैं। फर्क खाने में नहीं, बल्कि प्यार से खिलाने वाले में होता है, जो तुम्हारे पास है और मेरे पास नहीं। मैं कुछ समझा नहीं भाई कि तुम कहना क्या चाहते हो। छोटे शब्दों में मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी की इंसल्ट करने के बाद तुम उसे 36 पकवान खिलाओगे तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक सूखी रोटी सम्मान के साथ और प्यार से खिलाओगे ना, तो उसका पेट भी भरेगा और उसके मन में तुम्हारे लिए सम्मान भी पैदा होगा। अमित इतना कहकर चुपचाप खाना खाने लगता है और वहाँ बैठे सभी लोग उसका मुंह देखते रह जाते हैं। समय बीतता है। समय के साथ राम और अमित अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी एक रोज अमित अपने घर में अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी रखता है। उसमें राम को भी बुलाता है। राम उसके लिए एक डब्बे में खीर लेकर उसके घर आता है। उसे देखते ही अमित उसे गले से लगा लेता है और अपने सभी दोस्तों से मिलवाता है। राम के गंदे मैले कपड़े देखकर सभी अपना मुंह बनाने लगते हैं, लेकिन अमित को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राम को अपने सभी दोस्तों के साथ डिनर के लिए बैठाता है। वहाँ खाने के इतने सारे आइटम देखकर राम अपनी खीर छुपा लेता है। तभी अमित की नजर डब्बे पर पड़ती है। इसमें क्या लेकर आया था मेरे लिए जो तू मुझे नहीं दे रहा था? कुछ खास नहीं भाई, आज तेरा जन्मदिन था तो माँ ने रात को ही डिनर में खीर भिजवाई थी, लेकिन यहाँ पहले से ही इतनी खाने की चीजें हैं कि तुझे मेरी लाई हुई खीर इनके आगे अच्छी थोड़ी ना लगेगी। राम मेरे भाई, तू कैसी बातें करता है यार। अरे ये खीर आंटी ने इतने प्यार से मुझे भिजवाई है, इससे ज्यादा ना कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए खाने को। मुझे तो ये खाना है भाई। आज तुम अमीरों का डिनर देखकर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस दिन तुमने मेरे घर की दाल रोटी कैसे खा ली यार। तुम्हारे डिनर और मेरे डिनर में जमीन आसमान का फर्क है। तुम ये खीर मुझे वापस कर दो। अमित और राम की बातें उसके दोस्तों के साथ साथ उनसे कुछ दूरी पर खड़ी अमित की माँ भी सुन रही थी, जिसे सुनकर वो उनके पास आती है। ये गरीब लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है।
हम अमीरों और इनके जैसे गरीबों के सिर्फ डिनर में ही नहीं बल्कि हर चीज में फर्क है। इनका हम अमीरों से कोई मुकाबला नहीं है। माँ ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि हम अमीरों और इन गरीबों में बहुत फर्क होता है। हमें घमंड होता है लेकिन इनमें नहीं होता, इनमें बस प्यार होता है। और इस लड़के का नाम राम है और ये मेरा दोस्त है, आप इसकी इंसल्ट नहीं कर सकती हो। बेटा, अभी मैंने इस भिखारी की इंसल्ट करी नहीं है, लेकिन अगर तूने इसे अभी जाने को नहीं बोला तो जरूर कर दूंगी, क्योंकि इसकी औकात नहीं है कि हम अमीरों के साथ बैठकर डिनर कर सके। अमित मुझे जाने दो भाई, मुझे ये खीर वापस कर दे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इसकी जो जगह थी वो वहाँ पहुँच गया है, अब तुम भी अपना डब्बा उठाओ और निकलो यहाँ से। माँ ये आपने क्या किया? मेरे दोस्त की माँ ने कितने प्यार से खीर बनाकर मेरे लिए भेजी थी, ये आपने ठीक नहीं किया माँ। अमित के लाख बार रोकने के बाद भी राम अपना खीर का डब्बा उठाकर उदास मन से वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अमित भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं, लेकिन अमित अपनी माँ से कोई बात नहीं करता। तभी एक दिन सविता अमित को रोक कर कहती है, तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या किया है मैंने? माँ इतने लोगों के बीच आपने मेरे दोस्त की इंसल्ट करी है, इसे हमारे साथ बैठकर खाना तक नहीं खाने दिया आपने, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब था। लेकिन माँ, गरीब होना क्या अभी श्राप है? क्या पाप है? क्या वो जानबूझ के गरीब है? माँ, गरीब वो नहीं, गरीब हम लोग है। वो मुझसे और आपसे और आपकी सोसाइटी से बहुत अमीर है, क्योंकि उसके पास प्यार है, अपनापन है, परिवार है, परिवार का साथ है। लेकिन हमारे पास ये सब नहीं है माँ। अमित इतना बोलकर सविता को एक्सीडेंट वाली सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। जिसके बाद वो अमित के साथ राम के घर जाती है और उससे माफी मांगती है। साथ ही उसके परिवार वालों के साथ खाना खाकर अपने दिल से गरीब और अमीर के डिनर के भेदभाव की बात भी मिटा देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।